अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम बातचीत करेंगे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ आइन साजी और कानून साजी हो रही है और ये इत्तेफाक से 2 साल में दूसरा मौका है कि जब इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। उस वक्त पार्लियामेंट जो है कि वो बल्दियाती एक्ट के अंदर तरमीम करती है और 2022 दिसंबर में भी उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। उसके बाद लिटिगेशन होती रही और फरवरी 2023 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कमीशन तमाम तैयारियां करें, क्योंकि उस वक्त कानून साजी करके जो यूनियन कौंसिल की तादाद थी इस्लामाबाद में 101, उसको बढ़ाकर 125 कर दिया गया था। और अभी फिर एक बार जब 2 साल तकरीबन 1.5 साल के बाद अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किए, तो फिर कल नेशनल असम्बली और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट के अंदर एक बार फिर तरमीम की है और अब हर यूनियन कौंसिल में जो वार्ड पहले 6 होती थी उनको बढ़ाकर 9 किया गया है। और ख्याल किया जा रहा है कि एक बार फिर ये इलेक्शन जो पहले 9 सितंबर और फिर 29 सितंबर और फिर 9 अक्टूबर जो है डेट अनाउंस की गई थी, अब शायद इसमें मजीद इल्तवा होगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर इलेक्शन मुलतवी क्यों कराना पड़ते हैं, ये मामला। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात की जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर, और वो बेशतर अमूर जो है वो मखसूस नशिस्तों और फिर आला अदलिया के जजेस की तकर्री और उनकी जो एज और इस सारे मामलात हैं उससे मुतल्लिक है। नूर आलम खान साहब बीइंग अ प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर उन्होंने एजेंडे के ऊपर अभी कोई 8 आर्टिकल्स हैं आईन पाकिस्तान के, उनकी में तरमीम तजवीज़ की। और इसके अलावा तौहीन अदालत का जो कानून है उसको मनसूख करने की भी एक बिल जो है वो पेश किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी हुकूमती रुकन असम्बली जो है कि उन्होंने एक तरमीमी बिल जो है वो असम्बली में उसके एजेंडे पर है। आज इजलास नहीं हो सका, लेकिन आज पेश नहीं हुआ, लेकिन अगला जो प्राइवेट मेंबर डे होगा उसके ऊपर फिर एजेंडे पे होगा। और दूसरी तरफ दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस बलूचिस्तान में गुज़श्ता दिनों में एक बार फिर उसके अंदर इजाफा हुआ है, जहाँ पे पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे आम शहरी मासूम शहरी जो हैं वो भी निशाना बनाए जा रहे हैं दहशतगर्दी के। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इस वक्त हालात जो हैं कि वो इसका मुतकाज़ी हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की जाए और दहशतगर्दों से बात नहीं की जा सकती, ये हालात और वक्त का तकाजा है। लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मामला जो है कि सिर्फ और सिर्फ एक SHO की मार है। तो ये पॉलिसी होनी क्या चाहिए सारे मामले के अंदर, ये 2-3 इशूज़ हैं। और कुछ PTI का 8 सितंबर का जलसा, उसकी तैयारियां और क्या वो भी मुलतवी होगा या नहीं होगा, ये अबूर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निमजोथा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और लीगल टीम और उनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं, और रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है, दोनों में ज्वाइन कर रहे हैं। रजा हारून साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कराची के अंदर भी एक ज़माने से लोकल गवर्नमेंट का इशू रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा शहर है और जब तक लोकल गवर्नमेंट ना हो और शहरी मसाइल उस अंदाज के अंदर हल नहीं हो सकते। सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली लेजिस्लेशन तो कर सकती हैं, फंड्स भी किसी हद तक जो है कि फ्राहम कर सकते हैं MP MNAs को, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बुनियादी इशू होता है शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए, डेवलपमेंट के हों या एक आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हों। वो जो मसाइल हमें कराची में नज़र आते थे वही इस्लामाबाद में हमें नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो इंटेंशंस हमें नज़र आ रही हैं कि जब भी अनाउंस होता है इलेक्शन, इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर भी हमने देखा, आपके सिंध के अंदर भी ये मामलात रहे हैं, कानून साजी एक नई कर ली जाती है, कानून बदल जाता है, इलेक्शन फिर मुलतवी हो जाते हैं। तो क्या हम बुनियादी जमहूरियत की नफी करते हुए मुल्क में पूरी ब्रॉड बेस्ड जमहूरियत कैसे कायम करेंगे? थैंक यू भाई। देखें, यह बड़ी अहम बात है और इस पर हमारे यहाँ बहुत कम गुफ्तगू होती है। ये जो लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती हुकूमतों का निज़ाम है, ये हमारा 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि आपने सही फरमाइश से म्यूनिसिपल फंक्शंस आते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो कि बराह रास्त आपके डोर स्टेप के मसाइल हैं, पीने का पानी है, सीवरेज का सिस्टम है, बागात हैं, हेल्थ का सिस्टम है, स्कूल्स हैं, सड़कें हैं, ये तमाम जो डोमेन है लोकल गवर्नमेंट का है। दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो आजाद और खुद मुख्तार होता है। हमारे पड़ोस में अगर आप इंडिया की मिसाल लेंगे तो इंडिया ने 1992 में गालिबन इनके यहाँ तरमीम आई थी, शायद 43 या 44 ऐसी 73-74 तरमीम है। उसमें उन्होंने ये किया था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट, वहां भी ये मसले होते थे, उन्होंने उठा के इस पूरे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एक आईनी प्रोटेक्शन दे दी और आईन में इसको शामिल कर दिया, एक चैप्टर डाल दिया, पूरा का पूरा चैप्टर डाल दिया पंचायत सिस्टम का, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का। और फिर उन्होंने तय कर दी चंद बातें
जिसमें और उनको आईनी प्रोटेक्शन दी, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। उसका फायदा ये होता है कि रोज रोज की इसमें फिर कानून साजी नहीं हो सकती, फिर आइन में तब्दीली के 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको, तो बड़ी पाबंदी हो जाती है। उसमें उन्होंने कई चीजों को यकीनी बना दिया। एक तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की मुद्दत, मियाद और कौन कराएगा वो करा दिया। दूसरा, उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन जैसे हमारे यहाँ होता है, इसी तरह उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को जो है मुतारिफ करा दिया आइन में। तो जैसे अभी पैसे आ जाते हैं इसी तरह पैसे हमारे यहाँ भी पीएफसी पीएफसी तो है ना, प्रोविंशियल जो नहीं सर प्रोविंशियल पीएफसी जो है वो आइन का हिस्सा नहीं है ना, एनएफसी आइन का हिस्सा है। पीएफसी फिर सूबाई हुकूमतों पे रह जाता है। सही। तो उन्होंने उसको भी आइन का हिस्सा बना के लोकल गवर्नमेंट तक उस पैसे को पहुंचाने का एक तरीका तय कर दिया। तीसरा, उन्होंने इख्तियारात तय कर दिया मेयर के, और फिर चौथा उन्होंने तय कर दिया कौन कौन से महकमे, एक पूरी लिस्ट, शेड्यूल लिस्ट आइन में डाल के कि ये महकमे लोकल गवर्नमेंट देखेगी, ये महकमे लोकल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के साथ देखेगी। तो अब वहां पे जो है ना वो इलेक्शन भी हो जाते हैं, पावरफुल मेयर्स भी आते हैं, और कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ना देखें ना, हमारे पास अभी सारी बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन रिजल्ट, सीट, फला ढिमका, ये सब कौमी असेंबली सेनेट, किसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आम आदमी का मसला है डोर स्टेप पे। मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नईम भाई इसको करेक्ट करेंगे या फिर बता, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने एक आईनी तरमीमी जो बिल है वो जमा कराया था सेनेट में, और बहुत जबरदस्त था। उसको सपोर्ट की थी पिलडेट के अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी, उन्होंने मिलकर बनाया था। और सानिया को इतनी जबरदस्त वो तरमीम है, उसमें सब चीजें शामिल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेनेट में जमा हो चुकी है। अगर कोई बिल आईनी तरमीम जिसमें के 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से पास होना चाहिए ना, तो वो ये वाली तरमीम है जो डॉक्टर सानिया निश्तर की जमा की हुई है। साहब देखिए 18वीं तरमीम हुई, बाकी जब तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बड़ी अच्छी तरमीम भी की है माजी करीब में, को बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जाते, लेकिन ऐसा क्या मसला है कि जो बुनियादी इशू है, इलेक्शन एन जब होने वाले होते हैं तो उनके इल्तवा के लिए सिर्फ कोई ना कोई तरमीम घर दी जाती है। इसके अंदर तो इंटेंशंस जो है कि लगता है कि बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन ना हो। इसके इंटेंशन है पॉलिटिकल। बदकिस्मती से हमारी तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनका जोर इस बात पे होता है कि हमारे एमएनएज, एमपीएस जो है वो डेवलपमेंट फंड जो है उसको यूटिलाइज वो लोग करें, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जितना कमजोर होगा उतनी कम ग्रास रूट से लीडरशिप ऊपर आएगी, उतनी कम आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास की लीडरशिप ऊपर आ सकेगी। तो इसलिए सिस्टम को जो है हमेशा सिवाय फौजी अदवार के इस सिस्टम को कभी पनपने नहीं दिया गया, मजबूत नहीं बनाया गया, क्योंकि सियासी जमातों के अंदर ये खौफ होता है कि ये ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप डेवलप हो। तो बहुत सारे इसके वो अपने इख्तियारात को डर रहे होते हैं कि हमारी पावर्स या हमारा फंड या हमारा नाम, जो पंजाबी में कहते हैं हमारी चौधराहट जो है कि वो कहीं उधर ना चले जाए। एक बात बस एंड कर दूं आपकी, फिर आप नईम भाई से बात करें। 18वीं तरमीम में जो एक नई चीज आई थी या पुरानी को बेहतर किया था, वो आर्टिकल 140A था। 140A जो है वो ये पाबंद करता है, वो शैल का लफ्ज है वहां पे, कि सूबाई हुकूमतें ना सिर्फ इलेक्शन कराएंगी बल्कि माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार ये लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दें, वो मुंतकिल करें, एवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये सारी कोई चीजें डेफिनेशन पूरा चैप्टर का ही नहीं है, इसलिए उस पर अमल नजर नहीं आता, उस पर नहीं हो रहा। नईम साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मंशूर हमने देखा था 2013 और उससे पहले भी, आप क्योंकि 2013 से आपकी केपी के अंदर भी गवर्नमेंट बनी और फिर बाद में 18 में मरकज में बनी, दो चीज़ों के ऊपर, एक तो इंसाफ, जस्टिस, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन दो चीज़ें एक ऐसी थी जिनके ऊपर एक आम आदमी जो है कि और जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो बड़े मुतमिन थे। एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आपकी पार्टी ने की थी, और दूसरा जो है कि डेवोल्यूशन की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की बात की थी। लेकिन बदकिस्मती से आपके अदवार के अंदर भी ऐसा नहीं हो सका, और अभी भी हमें इंटेंशंस यही नजर आ रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ, जो भी रजा हरून भी कह रहे थे कि हम जो पावर डेवोल्यूशन है, फाइनेंशियल पावर है, उसके अलावा साथ पॉलिटिकल पावर है, और एक माजी में आप इस वक्त जितनी लीडरशिप बेशतर है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से निकल कर आई है, और कुछ अभी तो पैराशूटर भी आ गए हैं, निज़ाम ऐसा बन चुका है। तो आप नहीं समझते कि ये हमें बार बार ये करने की बजाय, सानिया निश्तर की भी ये तज़किरा कर रहे थे रजा साहब, को इसके ऊपर कोई सारी जमातें कंसेंसस करें कि ये क्यों हम बार बार पार्लिमान का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, दरवाज़ा, और अवाम का रास्ता बंद कर देते हैं जो वहाँ पे उनको एम्पावरमेंट मिल रही होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया खालिद भाई। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि अवाम की जो फ़ायदे के लिए कोई भी पॉलिसी है या कानून साजी है वो होनी चाहिए, बिल्कुल पावर जो है वो अवाम के हाथों में होनी चाहिए, और अवाम जो है वो अवामी रियासत है, बिल्कुल इस बात के ऊपर मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन इस वक्त जो बलदियाती एक्ट के अंदर तरमीम की गई हैं इस्लामाबाद के अंदर, देखें ये सिर्फ और सिर्फ तरमीम का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। 6 से आपने 9 यूनिट काउंसिल बना दी, और उसके अंदर सिर्फ मकसद ये है कि डिले हो, और डिले के अंदर
ये हो कि जब डिले हो जाएगा तो फिर मामला जो है आगे बढ़ जाएगा और फिर लटकता जाएगा। अगर इलेक्शन हो जाते, अगर इलेक्शन मुकर्रर वक्त के ऊपर हो जाते, जो डेट दी गई थी, तो फिर डेफिनेटली जो इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पर नून लीग को फार्म 47 के मुताबिक जैसे जितवाया गया, तो नून लीग का वो जो डाका उन्होंने डाल के उनको जितवाया गया है, जो उनको फार्म 47 के मुताबिक वो एक्सपोज होना था। तो वो एक्सपोज इस तरह से होना था कि वो रिजल्ट आ जाना था कि कौन जीता है, कौन हारा है, कितने मार्जिन से जीता है और कितने मार्जिन से हारा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि अब इस मौके के ऊपर तरमीम करके इस मामले को आगे लेकर जाया जाए। नईम साहब, एक ऑप्शन ये भी था, एक ऑप्शन ये भी नजर आता है कि आरओ तो वही साहब है जिन्होंने पहले भी फरवरी के अंदर इलेक्शन करवाया, वो तब्दील नहीं हुए हैं, बेशतर आरओज वही हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, तो वैसे ही रिजल्ट दोबारा भी बनाया जा सकता है। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक है। और हम यही कहते हैं कि यही मुल्क का एक लम्हा फिक्रिया और इस वक्त जो माशी तौर पर या पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वजह यह है कि जब मुल्क के अंदर धांधली ज़्यादा डाका डालकर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे और किसी एक जमात को या 2 जमातों को या 3 जमातों को या एक जमात का मैंडेट छीनकर किसी और को दिया जाएगा। बेसिकली वो जमात के साथ जाती नहीं है, वो अवाम के साथ जाती है, वो तमाम पाकिस्तानियों के साथ जाती है, वो जमहूरियत के साथ जाती है और वो पाकिस्तान के साथ जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया में आपके अंदर आपके हवाले से मैसेज जाएगा कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ और किस तरह डाका ज़्यादा हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज़ हाईलाइट हुई और हर जगह पर देखा कि आज भी आप अगर देख लें तो पतन ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा है कि यूके और यूएसए के अंदर जो लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहां पर जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की वो बंद है। तो जब हमने अपनी आईटी के जरिए चेक करवाया तो वाकई वहां पर तस्दीक हो गई कि वहां पर उसे बंद किया गया है। देख न सके अवाम कि कैसे डाका डाला गया, कैसे फॉर्म 45 को फॉर्म 47 के अंदर कैसे तब्दील करके फैब्रिकेशन की गई है। और यही वजह है कि आज मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है, जब तक मुल्क के अंदर ये चीजें ठीक नहीं होंगी हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। दिसंबर 2022 में याद पड़ता है कि पीटीआई और जमात इस्लामी ने जब उस वक्त गालबन 23 दिसंबर को तरमीम हुई थी सेनेट कौमी असम्बली से और 31 दिसंबर को इलेक्शन होना था 7 दिन पहले, तो पीटीआई जमात इस्लामी ने इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 30 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, शेड्यूल तैयारी हर चीज़ हो चुकी है, तो इस कानून साजी को नेक्स्ट टाइम जो है कि उस पर इंप्लीमेंट करें और 31 को इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन लोग पहुंचे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पे, लेकिन अमला नहीं था, इंतजामात नहीं थे। तो क्या अभी आपके पास तो बड़ा टाइम है, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन है, तो इमीडिएटली इसको कुछ चैलेंज कर सकते हैं कि कहीं इसको दोबारा अगर डिले करने की बजाय जो है इस तरमीम को नेक्स्ट टाइम के ऊपर कम किया जाए और अभी इलेक्शन जरूर करवा लिए जाए? बिल्कुल जी, इसको चैलेंज जो है वो किया जा सकता है और हमारी मशावरत भी हो रही है और उसके अंदर हम अपना जो भी हमारा लीगल पहलू होगा, जो भी लीगल एक्सपेक्ट होगा उसे कवर करके और उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए थे। और इस तरमीम के साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जो अब मजीद जो है तरमीम लाई जा रही हैं कि आप जो है कोई भी जज के ऊपर जाकर ट्रोलिंग करें, उसकी प्रॉपर्टियां निकाल कर बातें करें, उसकी बहन बेटियों की बातें करें, उनको धमकियां दें। अगर एक फैसला जो है आपके खिलाफ आता है तो आपकी वजीर आला उठ के धमकाए, डराए धमकाए, तो वो उसको जायज करार देने के लिए तौहीन अदालत के अंदर जो है वो जो लॉ है उसे खत्म करने के लिए इनका इरादा है, प्रोग्राम बनाया है इन्होंने। और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो कानून के मुताबिक ना चले बल्कि इनके मुताबिक चले। और इसी के साथ साथ आप देख लें कि जुडिशियल पैकेज आ रहा है जी, तमाम रिफॉर्म्स हो रही हैं। वो कैसी रिफॉर्म्स हो रही हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाकर जो 8-5 से फैसला है कि देख लिया कि साहब ये पैकेज पे जी पैकेज पे मैं नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो पूरा हम करते हैं। मैं जरा इस पे एक चीज और जो लोकल बॉडीज के ऊपर है वो मैं रजा हारून साहब को लेना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी से हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा बेसिक जमहूरियत और उसकी अलंबरदार रही है। तो रजा साहब, ये आप नहीं समझते कि इन इश्यूज के ऊपर जहां पे इंटेंशन ये नजर आ रही हो को सिर्फ बार बार इलेक्शन को डिले करवाना या मुलतवी करवाने के लिए कानून साजी की जा रही है, तो प्रेसिडेंट यहां पे रोल प्ले कर सकते हैं इस कानून के ऊपर जो है कि वो वापस पार्लियामेंट को भी भेज सकते हैं, ये भी कह सकते हैं डायरेक्शंस के ठीक है जी अभी जो इलेक्शन है आप उस पर मुकर्ररा वक्त पे करवाएं, इस तरमीम को नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा उस पर लागू करवा लें। अभी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है कि उसको मुतासर ना करें। आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी अगर ऐसा करेगी तो उसका जो डेमोक्रेटिक फेस है वो ज्यादा बेहतर होगा? अगर वो इसमें शरीक हो जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सवाल या दाग आएगा कि शायद पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में डिले चाहती है। लेकिन 2-3 चीजें होती हैं। एक तो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट विद इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट होता है, तो वो तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब आपस में किसी वक्त भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, मीनिंगफुल, उस पर बात करके फिर उसको बाहमी रजामंदी से इस पे कमेंट्स करके इसको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ना माने दोबारा भेजे तो फिर प्रेसिडेंट का भी एतराज करना जो है किसको बेमायने हो जाता है। देखें जी, सिंध के अंदर इस वक्त पूरे सिंध में
इलेक्शन जो है टाइम पर हुए हैं और कानून भी वहां पे चल रहा है और मेयर तमाम आगे अपना काम कर रहे हैं। एक और फैसला मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, जो कि गालिबन एमकेएम की पिटीशन थी आर्टिकल 148 पे, जिसे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जाते जाते उस पर तफसीली फैसला लेकर गए हैं कि 148 की तशरीह क्या होगी। तो ये चीजें हमारे सामने मौजूद है। हम ये ठीक है, ये कानून इस्लामाबाद के लिए हो रहा है, वो होता है नहीं होता, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सानिया अशतर साहिबा की तरमीम उठाएं, ये चीफ जस्टिस साहब का फैसला उठाएं, और ये पार्लियामेंट के जो जमातें हैं ना, ये अपने अपने इश्यूज पे तो बात करती हैं, आए एक आम आदमी का जो लोकल कॉम इस पे डिबेट करें, इससे बात करें, उस तरमीम को लेकर के वंस एंड फॉर ऑल इस इश्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दें, ताकि डिसाइड हो जाए, ये एक तरफ हो जाए। जिस तरह कौमी इलेक्शन होते हैं, सूबाई के होते हैं, सेनेट के होते हैं, उसी तरह मकामी हुकूमतें हो जाया करेंगे, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है। अभी चूंकि आइन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए कानून बनते रहते हैं, तारीख आगे जाती रहती है। तो मैं पायदार हल की बात की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं कि वो एक पायदार हल होगा। नईम भाई बैठे हैं, मैं ये बिल्कुल चेक करा लें, सानिया अशतर साहिबा की तरमीम है, बहुत अच्छी तरमीम है, मैंने उसको पढ़ा है पूरा, इट्स वंडरफुल। वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तजावीज के साथ, तो उससे अच्छा कोई हल नहीं है मकामी हुकूमतों का निजाम। वो नहीं, बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं ब्रेक पे बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे बात होंगे तो नहीं साहब आपसे भी हम इस पे जरा इनपुट भी लेंगे कि क्यों ना ये तमाम जमातें मिलकर, जहाँ पे हम जजेस की उम्र का बात कर रहे हैं, जहाँ पे मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसके ऊपर हम क्यों नहीं बात कर सकते कि पूरे मुल्क के अंदर बलदियाती इलेक्शन, और जिस तरह से आईने पाकिस्तान के अंदर बाकी इलेक्शन मैंडेटरी और टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इंडिया की एग्जाम्पल दी रजा हरून साहब ने, इसके ऊपर क्यों नहीं हम सारे इकट्ठे हो सकते। इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन और कुछ अभी आइनी पैकेज के हवाले से बातचीत करेंगे, और इसमें खास तौर के ऊपर नूर आलम खान JUI से इनका ताल्लुक है, पेशावर से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं, और इन्होंने 8 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम जो है कि वो पेश की। अभी फ्लोर के ऊपर पेश नहीं हो सकी, एजेंडे पे थी और कोरम पूरा नहीं हो सका कौमी असम्बली का, तो इसलिए मुलतवी है। 3 तरमीम जो है कि वो 51, 59 और 106 आर्टिकल जो है, ये पंजाब नेशनल असम्बली और सेनेट में जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उससे मुतल्लिक हैं। 2 तरमीम जो है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री से मुतल्लिक हैं, और 2 तजावीज़ जो हैं कि वो 184 और 184(3 जो अज़ खुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट का जो इब्तदाई दायरा इख्तियार होता है समात का, उससे मुतल्लिक, और एक जो मामला है वो है तौहीन अदालत आर्डनेंस मनसूख करना, जिसपे नईम बजोथा साहब जो है कि ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, और हुकूमती असम्बली रुकन असम्बली हैं दानियाल चौधरी साहब, उन्होंने एक जो तरमीम पेश की है वो जजेस की तादाद से मुतल्लिक है। और ये PTI की एक सेनेटर हैं फौजी अरशद साहिबा, उन्होंने सेनेट के अंदर भी जो है कि जजेस की तादाद बढ़ाने की एक तजवीज़ पेश की हुई है, और वो स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी है। तो नईम बजोथा साहब, जजेस की तादाद में इजाफे के लिए तो आपकी पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी शायद दिखाई दे रहे हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। इस वक्त 17 जो कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर है वो है, 2 एडहॉक है, 19 तो है, फिगर जो है वो 23, 24, 25 इस किस्म का फिगर आ रहा है। तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि तौहीन अदालत का अगर कानून मनसूख हो जाता है, ऑर्डिनेंस अगर असम्बली, तो आईने पाकिस्तान के अंदर जो इन बिल्ट तौहीन अदालत वहाँ पर भी तो मौजूद है ना। हमारा आर्टिकल 19 है, उसके अंदर भी जो है कि कंडीशंस लगी हुई हैं कि आपने आज़ादी इजहार भी है तो फलां 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 जगहों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो क्या ये किया जा सकता है दोनों मामलात? देखिए खालिद भाई, बात यह है कि असल में ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना इनकी मर्जी के मुताबिक चले, ना कि कानून के मुताबिक चले, ना कि आइन के मुताबिक चले। पहली बात यह है कि तादाद जो है जजेस की जैसे बढ़ा रहे हैं, उसका मौका भी देखें, मौके की भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये बताऊंगा कि 3 अदवार में ख़ासतौर पर की हुकूमत रही, आज तक क्यों नहीं तादाद जो है बढ़ाई गई। और जब तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पूरी है, 17 पूरे हैं जजेस, तो फिर आप क्यों बढ़ा रहे हैं। और 2 अडाक जजेस जो लेकर आए हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से था ताकि इनकी जो मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसले ये ले सकें, क्योंकि 8-5 से जब फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उन्होंने देख लिया कि 8 जजेस जो हैं ये तो किसी सूरत ना बिक रहे हैं, ना डराए जा रहे हैं, ना धमकाए जा रहे हैं, ना वीडियो कैमरे लगाकर कमरों में या उनकी बेगमात या उनकी बहनों या धमकियां देकर या मौत की धमकियां देकर ये नहीं पीछे हट रहे, तो लिहाजा क्यों ना फिर हम तादाद बढ़ा दें। तो इसलिए इन्होंने 2 अडाक जजेस लेकर आए, और इसी वजह से ये मजीद जो है चाहते हैं कि जजेस मजीद उसकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसले लिए जा सकें। इस टाइम के ऊपर जब मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जब रिव्यू
जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक दे दिया उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और वही नून लीग और सारे ये सारे कह रहे हैं जी कि बिल्कुल ये ठीक कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इसको हम सपोर्ट करते हैं। चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीम का ख्याल रखते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो लिहाजा अब इसे मनोअन तस्लीम किया जाए, बल्कि ये तो पार्टी बनकर उनके साथ खड़े हो गए। और मरीम नवाज साहबा वही पंजाब में मैं देख रहा था कि उस दिन उठी और उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, उन्होंने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी जजेस के ऊपर, यानी आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं है, इसलिए हक हमारा था। आपको सीटें तो वो इलेक्शन कमीशन ने और कुछ जो है वो आपके साथ जैसे भी वो आपको पता ही है कि जो डील वाला तरीकाकार है जो सारा है उसके जरिए आपको मिली, आपका तो हक ही नहीं बनता था। आप किस तरह से क्लेम कर रहे हैं और ये अब चाहते हैं कि जजेस, मतलब इसमें नजर आता है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज करना एक मकसद नजर आता है। तो क्या तोहीन अदालत का कानून खत्म किया जा सकता है? तोहीन अदालत का कानून जो है वो खत्म करना और ये तमाम तरमीम लेकर आना, जितनी भी ये अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो ये चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि अदलिया के ऊपर हमला किया जा रहा है। अदलिया के अख्तियारात के अंदर मुदाखलत की जा रही है। जो रियासत के 3 सतून हैं वो अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, अदलिया है, उसके अंदर मुकन्ना है, इंतजामिया है, तो इनका काम ही नहीं है कि उसके अख्तियारात के अंदर, अदलिया के अख्तियारात के अंदर जाकर मुदाखलत करना। आर्टिकल 19 का सहारा लेकर अगर ये कहें कि जजेस की जो बीवियां हैं उनका क्रश इमरान खान है, या उनकी बेटियों के बारे में, या उनके ऊपर ट्रोलिंग करें कि आपकी प्रॉपर्टी आ गई, या मिले हुए, आप ये माइंड रखते हैं, डर्टी माइंड रखते हैं, तो क्या ये इंडिपेंडेंट आप जो टॉक है, स्पीच है, उसका सहारा लेकर आप जजेस को थ्रेट करेंगे, उनको धमकाएंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें? इसलिए आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत जो है वो कानून ही खत्म किया जाए। और ये भी अब देखिए ना, तरमीम के अंदर और क्या कर रहे हैं, ये अब चाहते हैं कि एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं फॉर्म 45 लेकर आओ, तो उसको ट्रांसफर करके बलूचिस्तान डाल दिया जाए ताकि आवाज ही बंद हो जाए। कोई बात करे तो उसका ट्रांसफर कर, जैसे एसएचओ को कर दिया जाता ना कि पुलिस लाइन हाजिर कर दो, कि वो इनसे पूछे नहीं, इनसे बात ना करे। ये ना कि जजेस के घरों में कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों जजेस को डराया जा रहा है, कौन है जो ऑडियो लीक करता है, कौन है जो जजेस की ट्रोलिंग करता है, कौन है जो आम शहरियों को जो है वो थ्रेट कर रहा है, किस कानून के तहत कर रहा है। जैसे आपका पॉइंट आ गया, जरा फरीद पराचा साहब को भी लेते हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक है। फरीद पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि हमने एक बात की थी, इस्लामाबाद के अंदर दूसरी दफा इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, लेकिन कानून साजी के जरिए इलेक्शन को डिले कर दिया जाता है। एक तो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद में पहले भी पीटीआई और जमात इस्लामी ने 2022 दिसंबर में चैलेंज किया था, जब उस वक्त कानून साजी के जरिए इलेक्शन को डिले किया गया था। तो आप भी इस दफ़ा क्या करेंगे? और दूसरा, जो ये तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर दें, जजेस की तादाद में इजाफा कर लें, कुछ और जजेस के इंट्रा कोर्ट ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कोयटा या कोयटा से कराची या कराची से पेशावर, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब सीनियरिटी वाला भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस आता है? जी सीनियरिटी, जी बिल्कुल जी। में जितने भी कवानीन किसी खास सूरत हाल में बनते हैं या किसी सिचुएशन में बनते हैं या किसी खास फर्द को मद्देनजर रख के बनते हैं या किसी खास पार्टी को मफाद देने के लिए बनते हैं, वो सारे इम्तियाजी कवानीन होते हैं। और ये इम्तियाजी कवानीन या इम्तियाजी कानून साजी ये आईने पाकिस्तान की बुनियादी रूह के मुनाफी है। आईने पाकिस्तान ने जिन चीजों को मुतय्यन कर दिया है वो पॉलिसी के असूल हैं, वो बुनियादी हकूक हैं, वो दीगर चीजें हैं, और इसी तरह अदलिया की आज़ादी है। और ये अब उसमें अगर आप कोई ऐसा लिबास कानून साजी का सीना चाहते हैं कि जो किसी खास सूरत हाल के ऊपर फिट आए, तो ये बहरहाल इंतहाई गलत होगा। मैं पहले ये इस्लामाबाद के बारे में करूं, जब भी यानी इंतखाबात का ऐलान हुआ है, हुकूमत ने उनको रोकने के लिए कोई ना कोई कमेटी बना दी, कोई सीटों की तादाद बढ़ाने की बात कर ली, ताकि यह है कि किसी तरह से भी यहाँ बल्दियाती इंतखाबात से वो किसी तरह बच सके। हालांकि ये एक बहुत ही अहम तरीन इदारा है। बल्दियाती इदारे जब वजूद में आते हैं तो वो दरअसल जमहूरियत को तकवीयत देते हैं। और यहाँ पे जब वो सर्वे करवाते हैं, सर्वे में पता चलता है मियां असलम की ये पोजीशन है, फलां की ये पोजीशन है, तो फिर उसके बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि अब सीटें 100 से 125 कर दी जाए और इस वजह से रोक दिया जाए, कि या 125 से 145 कर दिया जाए और इस वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी राब्ता किया था और उन्हें कहा था
कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है कि इधर हुकूमत ने कोई एक सर्कुलर जारी किया या कोई कमेटी बना दी तो इंतखाब को रोका जाए, ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है। या कोई कानून साजी आप ऐसी करें कि जिससे आप उसका रास्ता रोक लें, ये बात। दूसरी बात यही है कि जी इस तरह से अब जो सूरत हाल बनी है, यानी कुछ भी हो, आप समझे कि अदलिया में ये कोई उसके फैसलों से कोई खुश या ना खुश हो, लेकिन न ये कि उसकी सारी तरतीब को बदल देना और उसकी सिलेक्शन के तरीके को बदल देना और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे आगे कानून साजी करनी, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई हुकूमत की तरफ से मुसद्दा आएगा तो जमात इस्लामी उसका पूरा पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम उस के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक जो है वो महफूज रखते हैं। चाराजोई करेंगे। मैं जरा रजा हारून साहब से भी इस पे पॉइंट आउट लेता हूं कि आप रजा साहब ये बताइएगा कि अभी रिसेंट में जब पिछली असम्बली थी तो उसमें तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश हुआ और कानून पास हुआ, जहाँ पे हम डेफामेशन लॉ भी हों, जहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट भी हो, जहाँ पे पार्लियामेंट की तौहीन का कानून भी हो, तो वही पार्लियामेंट अगर एक तीसरा स्तून अदलिया जो है, जो अमूमन एग्जेक्टिव और बाकी जो पार्लियामान के जो बनाए हुए कानून या आयन है कि उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से और प्रोटेक्शन करता है बुनियादी इंसानी हुकूक का, अगर उसकी तज़यीक या तौहीन का कानून ख़त्म कर रहा होगा तो इसमें आपको लगता नहीं कि मैलिफाइड इंटेंशंस होंगी? उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर कानून के अंदर होती है, वो की जा सकती है, नंबर वन। और नंबर टू, जो अभी फरीद प्राचा साहब भी और नईम पंजोता साहब भी कह रहे थे कि ये देखना होगा कि किस मौके के ऊपर किया जा रहा है। अभी चंद साल पहले अगर कुछ कवानीन मुत्तफिका तौर के ऊपर तमाम जमातों ने बेहतर समझते हुए एक पीपल विजडम कह लें, पीपल विल की विजडम कह लें, उसके मुताबिक किए थे, लेकिन अभी उन्हीं कवानीन को बार बार तब्दील किया जा रहा है मौके की मुनासबत से, जो जो सूट करता है उससे। तो क्या ऐसी कानून साजी जो है कि वो अगर चैलेंज किया जाता है या इखलाकी तौर के ऊपर भी, और जब चैलेंज किया जाता है तो वो सस्टेनेबल रह सकेगी? खैर देखिए, जो आइन और कानून होते हैं या रूल्स होते हैं, ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये इनमें तब्दीली आती रहती है। और वक्त एक मतलब 25-28 तरमीम आ चुकी आइन में, तो उसका मतलब है तरमीम की जरूरत महसूस की गई होगी। तो जहां तक ये बात है कि जी आइन और कानून बनाने का अख्तियार किसका है, वो पार्लियामेंट का, वो जुडिशरी का नहीं है। तो पार्लियामेंट ही आइन और कानून बनाएगी। और कानून कौन से बनाएगी? नंबर एक, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं होने चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और किसी एक फर्द के लिए ना बने में हो। ऐसा ना लगे जैसे नईम भाई कहते किसी एक इवेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। कानून साजी इसलिए नहीं की जाती, आइन साजी इसलिए नहीं की जाती है। ऐसी कोई आइन साजी की जाएगी तो वो चैलेंज होगी और वो उसको अदालत जो है वो रद्द कर देगी। लेकिन जहाँ अब चूंकि जो प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल में सब प्राइवेट मेंबर बिल है, गवर्नमेंट के बिल नहीं है, ना अपोजिशन के बिल है, तो प्राइवेट बिल जमा कराए गए लोगों ने। जब तक कि उसका कंटेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने नहीं आता कि भाई वो एक्चुअली क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्या प्रपोज नहीं कर रहे हैं, फिर पार्लियामेंट मौजूद है ना, 350-400 लोग बैठे हैं वहां, किस लिए बैठे हैं? वो इस पे डिबेट करें, इस पे लॉबिंग करें। लेकिन रजा साहब, इलेक्शन एक्ट में भी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम हुई थी, वो भी प्राइवेट मेंबर थी, अजहर बिलाल कियानी की, लेकिन फिर हुकूमती सब जमातों ने उसको सपोर्ट किया कि जो माजी से इतलाक किया गया इलेक्शन एक्ट 2017 का, उस पर। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये भी जिस भी तरीके से है, बहरहाल गवर्नमेंट जब लाती है तो बड़ी सोच समझ के लाती है, उसके पीछे बड़ी बैकिंग होती है। प्राइवेट मेंबर बिल एक तरीका है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस दफा जो प्राइवेट मेंबर जो आईनी तरामीम में देख रहा हूँ, नूर आलम साहब की है ना। अब नूर आलम साहब इस वक्त हैं JIF के साथ, JIF इस वक्त PTI के साथ अपोजिशन अलायंस है, और इन्होंने असेंबली में साथ मिलकर कानून साजी करने और आइन की पासदारी का मतलब बेड़ा उठा लिया, साथ चल रहे हैं। तो अब ये इनकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें, चूंकि अभी तक वो हमें कंटेंट नहीं पता। देखिए, तरामीम पेश करना तो उनका हक है ना, तरामीम पेश करें, जितनी बड़ी से बड़ी तरामीम, उसका पास होना है प्रॉब्लम। अगर वो तरामीम गलत है तो उनको पास नहीं होना चाहिए, वो जाता है पेश करने के लिए, तो मुंतज़िर होकर है, वो प्रॉब्लम नहीं। ठीक, सही हो गया। जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। तो एक बलूचिस्तान के मसले के ऊपर जो सूरत-ए-हाल संगीन है, और इसके साथ साथ मुल्क की 28 अगस्त कल जो है वो हड़ताल भी ताजर कर रहे हैं, और उसमें जमात इस्लामी भी पेश है, उनकी भी अनाउंसमेंट है, तो इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बलूचिस्तान की सूरत हाल और कुछ मुल्की हड़ताल के ऊपर बात करें। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं बलूचिस्तान का मसला बड़ा संगीन है और इस वक्त दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, बड़ी कार्रवाई का तकाजा करती है। वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक SHO की मार है। तो अगर ये SHO की मार है तो फिर इतनी बड़ी आग क्यों लगी हुई है? क्या हमारे SHO क्या इतने मुअस्सर नहीं है, या आप क्या समझते हैं कि क्या संजीदगी दिखानी चाहिए बलूचिस्तान के इशू के ऊपर भी और फिर ये जो ताजरों का मसला है इसके ऊपर भी? इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, बिल्कुल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है और यही हम हर तरफ देख रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KP हो या पंजाब के अंदर हमारे नौजवान फ़ौज के या पुलिस के जो शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ये वाक़यात बढ़ रहे हैं और रुक नहीं पा रहे। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखिए, रीज़न सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी इदारे को उसके मेन जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी जहाँ पर उसने अपना परफॉर्मेंस देनी है या जो उसका काम है, उससे हटा कर अगर एक जमात को तोड़ने के ऊपर लगा देंगे कि उनके घरों में आप पहुंचे, उनको चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, लोगों को अगवा करें, जजेस के घरों में कैमरे लगाएं, आप लोगों को थ्रेट करें, उनके ऊपर केसेस बनाएं, तो आपका तो जो है वो उस इदारे को आप तबाह कर रहे हैं, क्योंकि उस इदारे का जो मकसद है वो मकसद ही फौत हो गया। और आपका अगर टारगेट ये है कि आपने अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना है तो फिर यही सूरत हाल होगी। इस वक्त जो करने का काम है वो ये है कि आप कोई भी इदारा है, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, या नैब है, या कोई भी है, उसको उसकी जो उसका जो इख्तियार है या जो उसको उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने दिया जाए, ना कि वो झंडे छीनने के पीछे हो या जलसा मुलतवी कराने के पीछे हो या रोड बंद करने के पीछे हो, बल्कि वो अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रह के वो काम करे। और यही वजह है कि आज जो है जहां पर तवज्जो होनी चाहिए थी वहां पर तवज्जो नहीं है। जी, बल्कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जो ऑब्लिगेशंस ड्यूटी है वहां पे होना चाहिए। जरा पराचा साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल मेरा ये है कि जो बलूचिस्तान का मसला एक तरह में बड़ा संगीन नजर आता है। वज़ीर दाखिला साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, कोई दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि जी नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है, एक SHO की मार है। तो कहां पे हम कमी है, कहां पे संजीदगी हमें दिखानी चाहिए इस मसले के ऊपर? ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि जिसके नतीजे में इदारों के जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं उससे एतमाद उठ गया है, चाहे वो पुलिस है चाहे वो फौज है। ऐसी सूरत हाल को इतनी गैर संजीदगी के साथ लेना कि एक SHO की मार है, यानी ये कौन सा आप उसलूब इख्तियार कर रहे हैं और कौम को क्या इत्मीनान दिला रहे हैं कि आप क्या चीज करेंगे? आप ये SHO की मार के जरिए से इतना बड़ा जो एक बहरान पैदा हुआ, लाशें आ रही हैं, पंजाब में लाशें आ रही हैं, फौजियों की आ रही हैं, शहरियों की आ रही हैं, या फिर ये कि कच्चे में पुलिस वाले जो हैं वो खुद उसका शिकार हो रहे हैं, उनका एतमाद अपना खत्म हो रहा है इदारों के अंदर उनके कारकुनान का। तो इसको सीरियस लेना चाहिए और इसके बारे में मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप हुकूमत, अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के बिठाएं। आप खुद इसी में इनिशिएटिव लें कि जी इदारों की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उनको कैसे महफूज रखा जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। वरना ये कि ये चीजों में आप सियासी मामलात में इदारों के इन्वॉल्वमेंट से इसका इस्तेहकाम जो है वो मुतासर होगा और उसके नतीजे में जो आम आदमी का एतमाद अपने इदारों के ऊपर है उसमें बड़ा इसमेलाल आएगा। तो इसको ठीक करने की जरूरत है। हारून साहब, आपकी तरफ भी यही मेरा सवाल होगा। बलूचिस्तान के इशू के ऊपर एक तो हमें संजीदगी नजर नहीं आ रही, प्राइम मिनिस्टर के बयान में, वज़ीर दाखिला के बयान में बड़ा तजाद है, और दूसरा हड़ताल भी कल हो रही है। अगर ये पहले मईशत पाकिस्तान की इतनी बेहतर नहीं है, अगर एक दिन की हड़ताल का आपको सबसे ज़्यादा अंदाज़ा हो सकता है कि कराची में अगर एक दिन कारोबार बंद हो तो कहा जाता है जी 25-30, एक ज़माने में अब तो शायद 40 से 50 अरब का नुकसान होता है। तो ये हड़ताल हो रही है, इसको JUI भी, जमात इस्लामी भी, PTI सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को एक तरफ जहाँ पे अमन अमान के ऊपर फोकस करना है, वहीं पे उन इशूज़ के ऊपर भी जिसकी वजह से ये हड़तालें शुरू हो रही हैं उनको फोकस किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए और ये काम है, ये अपोजिशन पार्टी का काम है कि वो एहतजाज करें और जेन्युइन इश्यूज पे करें। जमात इस्लामी ने बड़े जेन्युइन इश्यूज पे भी धरना दिया था, सारे पब्लिक इश्यूज थे। एक आम आदमी और एक वर्किंग क्लास फैमिली जिससे गुजर रही है, जिसके वजह परेशान है, सैलरीड क्लास के टैक्सेस का मसला था, बिजली का मसला था, तमाम अच्छे इश्यूज हैं, इन पे बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए और हुकूमत का काम है कि इनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। बलूचिस्तान एक संगीन मामला है, एक बहुत ही नाजुक मामला है और उस नाजुक मामले पे मोहसिन नकवी साहब को जो है वो अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना चाहिए था।
जो उनका अल्फाज का चुनाव था वो मुनासिब नहीं था। वहाँ के अवाम के जो जज्बात हैं काफी अरसे से वो एक ही कैफियत में है, और इस कैफियत में वहां पे ना तरक्की हो पा रही है, ना तरक्याती काम हो पा रहे हैं, ना सूबे के अंदर सीपैक का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गवादर का, वो उठ नहीं पा रहा है उस तरीके से जैसे अब तक उठ जाना चाहिए। तो मेरा मशवरा तो हुकूमत को यही होगा कि वाकई हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसको संजीदगी से, उसी संजीदगी से ले जितना संगीन ये मसला है। ये सिर्फ ऑपरेशन से या सिर्फ फौजी कार्रवाई से नहीं होगा, या किसी पुलिस की कार्रवाई से नहीं होगा। इसके साथ आपके पास पूरा एक पैकेज होना चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा 2008 से 13 के दौर में पीपल्स पार्टी का जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक पैकेज शुरू किया था, आगाज हकूक बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में तरक्की होनी चाहिए बलूचिस्तान के अंदर, और ये तमाम लोग बैठेंगे इसके अंदर। बलूचिस्तान को, मुझे सबसे अच्छा जुमला जो है कल वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती साहब का लगा जब उन्होंने कहा कि इसको जो है वो लसानी और सूबाइयत के रंग से हटकर देखना चाहिए कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया है और पाकिस्तान को अब इसका जवाब देना है, और पाकिस्तान को जवाब देना है हर एंगल से। उनको काइनेटिक जवाब भी देना है, यानी ऑपरेशंस भी करने हैं, और उनको पोटेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरक्याती कामों पर भी ध्यान देना है, ताकि वहां के लोगों की खुशहाली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। तो बड़ा मसला है, इट्स नॉट जस्ट इस पे जो उनके अल्फाज थे SHO केस। हाँ, और मैं मजम्मत करूंगा इस बात की जो वहां दहशतगर्दी का वाकया, उसकी हम भरपूर, हम सब मजम्मत करते हैं इस प्रोग्राम में, जितने लोग उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, चले, थैंक यू वेरी मच रजा हारून साहब, आपका भी, फरीद पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम हैदर पजोथा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, डेफिनेटली बलूचिस्तान एक सीरियस, इसको सीरियस अंदाज के अंदर ही देखना होगा, ना सिर्फ इसको हम किनेटिक ऑपरेशंस लेवल के ऊपर, बल्कि इसकी जो डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर पसमानदगी जहाँ पर है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, एक्सप्लॉइट होते हैं वो लोग, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर शर पसंदाना मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पहलू को भी फोकस करना होगा, उसी से ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।